मैक्सिमम कॉस्ट हमारी 3,08,000 पे चली गई है, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ है कि अगर रेट हमारी फेवर में मूव करेंगे तो हमारी कॉस्ट 3 लाख की बजाय नीचे भी जा सकती है। ये हमें फायदा हो गया है IRG में जाने का। FRA में हमारी कॉस्ट इन एनी केस 3 लाख पे लॉक होती, रेट ऊपर जाए रेट नीचे जाए, लेकिन ये 8,000 एक्स्ट्रा पे करके हमने अपनी वर्स्ट केस सिनेरियो को तो 3 लाख से 3,08,000 पे ले गए हैं, लेकिन ये साइड हमारी ओपन हो गई है कि कल को अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे तो हम उस फॉल इन इंटरेस्ट रेट का फायदा ले पाएंगे। तो ये है जी, जो प्रीमियम हम पे करते हैं उस प्रीमियम की वजह से हमारी ये साइड ओपन होगी, इंटरेस्ट रेट फेवरेबल मूव करेंगे तो हम उस फेवरेबल मूवमेंट का फायदा ले पाएंगे। ये जी हमारे दो बेसिक टूल्स, उन पे हमने डिस्कशन की, एक FRA और एक IRG। इन दोनों पे जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि पास्ट पेपर में क्वेश्चंस हमें शायद ही कोई नज़र आए, नॉट टू माय मेमोरी, लेकिन अगर हुआ भी तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन को 2-3 नंबर की वर्किंग हमें इस पे मिल सकती है, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगी। इवन इन द कमिंग अटैम्प्ट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट हमें इससे ज़्यादा कोई सवाल नज़र आएगा, 2-3-4 नंबर ज़्यादा सवाल इस पर नज़र आ सके। हमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो डेरिवेटिव्स पे आते हैं, और अब हम डेरिवेटिव्स पे मूव करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला डेरिवेटिव है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, एब्रीवेटेड एज IRF इन दिस स्लाइड। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर्स हम पढ़ चुके हैं, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का मैकेनिज्म भी तकरीबन वैसा ही है, कुछ बेसिक कैलकुलेशन यकीनन फ़र्क है, लेकिन उसी तरह हैज सेटअप होगा बाय या सेल से, उसी तरह हैज क्लोज होगा रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट से, और नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट में आपको एक्चुअल लोन या एक्चुअल डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और फ्यूचर पे जो गेन लॉस होता है वो आपको मार्केट की जो आउटकम है उसमें एडजस्टमेंट के तौर पे शो करना होता है। बिल्कुल करेंसी के अंदाज में यहाँ पे हमें वही स्टेप्स हैं जो हमने करेंसी में सीखे थे, यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। तो जो स्टेप्स करेंसी में हमने सीखे थे मैं रिपीट करता हूँ, हैज सेटअप करना, हैज क्लोज करके उस पर गेन लॉस लेना, और स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन करना और उसमें फ्यूचर मार्केट का गेन लॉस वहाँ पे एडजस्ट करना। ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, हम उन पे बात करते चलते हैं। सबसे पहले हम हैज सेटअप की टर्म्स को समझें। करेंसी में तो हमने कहा था जी, हमने डॉलर बाय करने को हैज करना है डॉलर फ्यूचर की मदद से, तो बाय डॉलर फ्यूचर कर लो। आपने पाउंड की सेल को हैज करना है पाउंड फ्यूचर की मदद से, तो सेल पाउंड फ्यूचर से हैज सेटअप कर लो। तो ये तो था करेंसी फ्यूचर का हैज सेटअप करना। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का हैज सेटअप कैसे किया जाता है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के हैज सेटअप के लिए आपको देखना है कि आपने या तो इन्वेस्टमेंट को हैज करना होगा, जिसको हम डिपॉजिट कह रहे हैं, या आपने बोरिंग को हैज करना होगा। अब इसका बाय और सेल की टर्म का रिलेशनशिप जरा समझ लीजिए, आगे चल के तो आपको याद हो जाए, लेकिन टू बिगिन विद लॉजिकली जरा समझ लीजिए। आपने जब लोन लेना होता है, जब आपने फाइनेंस रेज करना होता है, तो डू यू सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और यू बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? जब आपने फाइनेंस रेज करना होता है, लोन लेना होता है, तो यू हैव टू सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप अपने डिबेंचर्स बेचते हैं। इसका मतलब जब आप लोन की हैज की बात कर रहे हैं, लोन के हैज का मतलब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेल को हैज करना चाह रहे हैं, तो लोन का हैज अकॉर्डिंगली सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हैज होता है। और जब आप डिपॉजिट को हैज की बात कर रहे हैं, तो डिपॉजिट का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय करना। आप डिपॉजिट सर्टिफिकेट बाय करते हैं, तो आप जब डिपॉजिट को हैज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप सर्टिफिकेट्स की परचेज को हैज करना चाह रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इसका हैज सेटअप होता है बाय फ्यूचर से। हैज सेटअप इन्वेस्टमेंट को हैज करनी है तो बाय फ्यूचर से होगा, हैज सेटअप लोन का आपने करना है तो सेल फ्यूचर से होगा, और रिवर्स एग्रीमेंट से क्लोज होता है, वो बात तो क्लियर है। बाय से सेटअप हुआ तो सेल से क्लोज होना है, सेल से सेटअप हुआ तो बाय से क्लोज होना है, ये चीज तो क्लियर है। सो हैज सेटअप करने की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन की, बाय फ्यूचर एंड सेल फ्यूचर से हैज सेटअप होता है। फिर आती है जी प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब करेंसी फ्यूचर की प्राइस
अगर मैं अगेन बार बार रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करके एब्जॉर्ब करने में आसानी रहती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था करेंसी की फ्यूचर की प्राइस, फॉर एग्जांपल आप जून डॉलर फ्यूचर की प्राइस उठाते हो 162 रुपए। जून डॉलर फ्यूचर की प्राइस 162 क्या है? इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ स्पॉट ऑन 30 जून। फ्यूचर की प्राइस इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड क्या होता है? एक्सपेक्टेड स्पॉट टू प्रिवेल ऑन द सेटलमेंट डेट। अच्छा, जब यहां पे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस भी कुछ हद तक वैसा ही है, लेकिन इसका कोटेशन थोड़ी फर्क है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की कोटेशन होती है 100 माइनस आर से, और इसमें जो आर है वो समझ लीजिए आर क्या होता है? आर इज द एक्सपेक्टेड बेस रेट। बेस रेट लाइबोर है या पाकिस्तान में काइबोर है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे शेयर करूं कि हम जून फ्यूचर की बात करें, हम जून इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की बात करें, और हमें कहा जाए एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेक्टेड काइबोर ऑन 30 जून इज 8%। तो इस मैकेनिज्म के तहत जून फ्यूचर की प्राइस 100 माइनस 8 92 कोट होगी। इसको कभी 92 भी लिखा नजर आएगा कहीं आपको, कहीं ये 92% भी लिखा नजर आएगा, कहीं ये 9200 भी लिखा नजर आएगा। इन सब का मतलब एक ही है। 92.00 लिखा हुआ है, 9200 लिखा हुआ है, 92% लिखा हुआ है, इन सब का मतलब एक ही है। और जून इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस 92 का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड बेस रेट पाकिस्तान में काइबोर, एक्सपेक्टेड बेस रेट ऑन 30 जून इज 8%। 92 स्ट्राइक प्राइस का मतलब 8%। सो फ्यूचर की प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइसेस 100 माइनस आर के मैकेनिज्म में कोट की जाती हैं। सेटलमेंट डेट का कॉन्सेप्ट लगभग वही जो हमने सीखा था करेंसी में, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर की लास्ट डेट। और जून फ्यूचर गिव्स यू राइट टू बोरो और इन्वेस्ट ऑन 30 जून। सितंबर फ्यूचर गिव्स यू राइट टू बोरो और इन्वेस्ट ऑन 30 सितंबर। और यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट डेट होगी। आपको कौन सी डेट के फ्यूचर से है सेटअप करना है, वही असूल कि भाई आप देखोगे मुझे लोन कब लेना है। फॉर एग्जांपल आपको एक्चुअली लोन लेना है 15 जून को, तो उसके बाद की जो डेट का फ्यूचर है उसमें आप डील करेंगे, आप जून फ्यूचर से सेटअप करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 15 अगस्त को, आप उसको आज हेज करना चाह रहे हो, तो 15 अगस्त से बाद नेक्स्ट सेटलमेंट डेट इज 30 सितंबर। आप सितंबर फ्यूचर से अपना हेज सेटअप करते हैं। सो ये जी सेटलमेंट डेट की इंप्लीकेशन आ गई। यहाँ पे एक मैं एस्पेक्ट और यहाँ पे ऐड कर दूँ, बल्कि मैं वो इधर एक नोटेशन लिख के उससे मैं ऐड करता हूँ। एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ हेज सेटअप की। फॉर एग्जांपल यू डिसाइड टू बाय, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइज भी यहाँ पे ले लीजिए, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट साइज की टर्म मैं पहले उसको भी ले आऊँ बीच में, फिर हम चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज होते हैं जी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज से मुराद होता है एन अमाउंट दैट कैन बी बोरोड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल $1 मिलियन। एक कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट गिव यू राइट टू बोरो और इन्वेस्ट से, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 मिलियन है तो इट गिव्स यू राइट टू बोरो और इन्वेस्ट 1 मिलियन। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, सपोज हमने किया बाय जून इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एट 92.00 वन कॉन्ट्रैक्ट, और वन कॉन्ट्रैक्ट क्या है से $1 मिलियन का। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या? थ्योरेटिकली स्पीकिंग, मैं थ्योरेटिकली क्यों कह रहा हूं इसमें वर्ड को भी एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरेटिकली स्पीकिंग विद दिस कॉन्ट्रैक्ट बाय, कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बाय किए हैं। तो बाय कॉन्ट्रैक्ट्स कब करते हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट को हेज करने जा रहे हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट को हेज करने जा रहे हैं तब बाय किए जाते हैं। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग दिस hedge setup, it gives us right to invest. This gives us right to invest
$1 million on 30th June at 8% बेस रेट। अब एक जो चीज़ अहम है यहाँ पे, फॉर अ पीरियड, कितने अरसे के लिए। ये मैंने FRA में भी आपसे बताया था कि जब हम लोन या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैच्योरिटी भी रेलेवेंट है। तो ये आपको याद रखना है, अनलेस टोल्ड अदरवाइज। यूजुअली तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि फ्यूचर की मैच्योरिटी क्या है। यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में इट इज़ 3 months, बट आई रिकॉल क्वेश्चंस इन ICAP जहाँ पे उसने क्वेश्चन में हमें कहा जी कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी 6 months है। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें इंटरनेशनल जो है 3 months हम ये अज्यूम करके चलेंगे। सो मैच्योरिटी स्टैंडर्ड होती है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। इंटरनेशनल मार्केट में इट इज़ 3 months, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ICAP में क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें उसने मैच्योरिटी 6 month बताई हुई है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो ले रहे हो, वो आपको 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट का राइट दे रहा है। तो ये जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग हमें $1 million इन्वेस्ट करने का राइट मिला है 30 जून को 8% बेस रेट पे फॉर अ पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 months और 6 months। दोबारा हम बेसिक टर्म पे आते हैं जी, जिस पे हम बात कर रहे थे। तो हमने सेटलमेंट डेट को भी डिस्कस कर लिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइज़ पे भी बात कर ली, और मैंने जो आपसे बात की थी कि स्टैंडर्ड डेट 3 months, स्टैंडर्ड पीरियड 3 month होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इससे कोई कॉन्ट्रेरी बात की थी है तो हम उसको हम लेके चलेंगे। अच्छा, वो टेक का 15-20 मिनट्स ब्रेक। उसके बाद हम बात करेंगे हेज सेटअप से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। हमारा आज का टारगेट होगा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को हम फुल्ली इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास 4 इलस्ट्रेशन हमारे पास स्कोप में अवेलेबल हैं। इंशाअल्लाह 4 इलस्ट्रेशन को हम करेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा जो इंटरेस्ट ऑप्शंस का है उस पर हमारी कल बात होगी। ऑप्शंस भी चूँकि इंटरेस्ट रेट ऑन फ्यूचर्स पे हैं तो इस सिनेरियो में भी यहाँ पे भी बार बार हमारी फ्यूचर्स पे डिस्कशन चलती रहेगी। तो आज हमारी डिस्कशन फ्यूचर पे इन एग्जांपल्स की हद तक कंप्लीट ज़रूर होगी, बट वो ख़त्म नहीं हो जाएगी बात, हमारी कल की क्लासेस में भी ये डिस्कशन चलती रहेगी। इलस्ट्रेशन 33 है जी। सबसे पहले हमारे पास एक पहली इलस्ट्रेशन फ्यूचर्स हेड सेटअप के एंगल से देखते हैं, और मैं डिफरेंट जो वर्किंग्स हैं जहाँ जहाँ पे फ़र्क आएगा मैं आपको इस इलस्ट्रेशन के स्टेप्स में ही एलैबोरेट करता जाऊँगा। स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स तो मैंने आपसे शेयर कर ली, वही हैं हेज सेटअप, हेज क्लोज आउट एंड स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन एडजस्टेड फॉर गेन एंड लॉस इन फ्यूचर। तो वही स्टेप्स हम कैसे परफॉर्म करेंगे। इलस्ट्रेशन 33 पे सबसे पहले आते हैं। ग्लोबल लिमिटेड wishes to borrow 9 million for 1 month starting in 5 weeks time. 9 million for 1 month starting in 5 weeks time. Kaibor is currently 3% and the treasurer of Global decides to fix the rate by selling interest rate future at 96.90. Market rate subsequently rises by 25 basis points to 3.25, 25 basis का मतलब 0.25%. As soon as the loan is agreed, the treasurer closes out Global's position by buying a matching number of contracts at 96.65. लोन का हेज सेटअप है। लोन लेने के लिए यू हैव टू सेल सिक्योरिटीज़, सो अकॉर्डिंगली आपका हेज सेटअप हुआ सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से, और बाद में क्लोज हुआ बाय फ्यूचर से। लोन का हेज सेटअप सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से होता है, बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से क्लोज आउट होता है। ये बल डाटा हो गया। हम रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड। 1 3-month कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1 million। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज उसने बता दिया 1 million है, और स्टैंडर्ड मैच्योरिटी जैसे मैंने आपसे शेयर किया तो वो भी शेयर कर ली गई है 3 million है। अच्छा, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिटरमिन करना, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 33। अच्छा जी, इसमें एक
जो कैलकुलेशन नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स की कैलकुलेशन हमने पहले सीखी हुई है, पहले तो मैं वही आपसे शेयर करता हूँ। नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो बात हमने सीखी हुई है वो है जी अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज। ये कैलकुलेशन का फार्मूला हमने करेंसी में सीखा था। अगर मैं इसी फार्मूले को लेकर चलूँगा, ऑल्दो दिस इज़ नॉट द फाइनल फार्मूला, लेकिन मैं इस फार्मूले के मुताबिक अगर वैल्यूज़ फीड करूँ तो अमाउंट टू बी हेज्ड है जी हमारी 9 मिलियन और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज हमारा है 1 मिलियन। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में ये कैलकुलेशन इससे थोड़ा आगे जाती है और एक स्टेप और इसमें, एक फैक्टर और इसमें ऐड होता है, दैट इज एक्चुअल मैच्योरिटी डिवाइड विद स्टैंडर्ड मैच्योरिटी। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है इस एडजस्टमेंट फैक्टर की, वो मैं एलैबोरेट करता हूँ जल्दी आपको। फिलहाल आपको जो याद रखना है कि अमाउंट टू बी हेज, जो आपने एक्चुअल अमाउंट लोन लेना है उसकी मैच्योरिटी यहाँ पे आ गई, और जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसकी स्टैंडर्ड मैच्योरिटी डिनोमिनेटर में इधर आ जाती है। ठीक है जी। तो हमारे केस में हमने जो अमाउंट लोन लेना है वो 1 मंथ का है और जो स्टैंडर्ड मैच्योरिटी है वो 3 मंथ्स है। तो इसके मुताबिक हमारे जो हेजिंग आती है वो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, हमें 3 कॉन्ट्रैक्ट से हैज अपना क्रिएट करना है। इसकी इम्प्लीकेशन हमें पार्ट बी में क्लियर हो जाएगी, मैं आपको वहाँ पे एलैबोरेट कर दूंगा कि भाई हमने 9 कॉन्ट्रैक्ट्स की बजाय यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स से हैज क्यों सेटअप किया, उसके लिए हम पार्ट बी से समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेट दैट इन दिस केस द गेन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्टली मैचेस द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन लोन। हमें अब उसने कहा ये इस पूरी ट्रांजैक्शन में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कंपनी को कितना पे करना पड़ा और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे गेन कितना, और देखिए क्या वो बराबर होते हैं। तो 1 बाय 1 दोनों कैलकुलेशन हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ा ड्यू टू इंटरेस्ट रेट राइज। तो उसने हमें बताया है इंटरेस्ट रेट बढ़ा है 0.25%। एज अ रिजल्ट हमें 9 मिलियन के ऊपर 0.25% इंटरेस्ट पे करना पड़ा फॉर 1 मंथ, क्योंकि हमारा 1 महीने का ही लोन था ना। हमारा लोन था 9 मिलियन का 1 महीने का लोन और हमें इस पर 0.25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। हमारी यहाँ पे जो कॉस्ट आती है दैट इज़ 1875। दिस इज़ आवर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट। अब हम देखते हैं हमें फ्यूचर में गेन कितना हुआ। हमने सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हैज सेटअप किया, बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हैज क्लोज किया। हमारा सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 96.90 पे था और बाय 96.65 पे है। 96.90, 96.65। एज अ रिजल्ट बाय सेल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही है, महंगा बेचा सस्ता बाय किया तो हमें गेन मिल रहा है जी, और गेन है यहाँ पे 0.25%। इधर हम परसेंटेज साइन लगाएं या ना लगाएं बट यहाँ पे 0.25% ही है, हमें यही लेके चलना है। बिल्कुल करेंसी के अंदाज में कि भाई ये गेन तो पर यूनिट आया या ये तो परसेंटेज में आया, जैसे वहाँ पे पर पाउंड आता था फिर हम उसको टोटल गेन में कन्वर्ट करते थे, इसी तरह यहाँ पे ये परसेंटेज में आया, इसको हम टोटल गेन में कन्वर्ट करेंगे। टोटल गेन में कन्वर्ट करने का तरीका भी तकरीबन वही जो हमने वहाँ पे सीखा था कि आपका 0.25% गेन है 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ₹1 मिलियन ईच पे। लेकिन यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, भाई यहाँ पे चूँकि परसेंटेज आ गई तो साथ मैच्योरिटी भी देनी है, और ये चूँकि गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मेजर कर रहे हैं तो मैच्योरिटी भी फ्यूचर की ली जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ ₹1875। इट एग्जैक्टली मैचेस। हमसे यही पूछा गया था कि गेन मैच होता है, तो हमने देख लिया भाई गेन हमारा और लॉस हमारा बिल्कुल मैच है। और स्पॉट में 1875 का लॉस हुआ, फ्यूचर मार्केट में 1875 का गेन है, ये दोनों एग्जैक्टली मैच हो गए। अच्छा, अब आपकी जो मैंने कहा था कि मैं ये जो फैक्टर है इसकी एडजस्टमेंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये हमने एडजस्टमेंट क्यों की। ये एडजस्टमेंट इसलिए की जाती है कि हमें जो स्पॉट मार्केट का जब भी गेन या लॉस आना है वो तो हमारी एक्चुअल मैच्योरिटी पे आना है,
और फ्यूचर पे हमें जो भी गेन या लॉस आने हैं वो स्टैंडर्ड मैच्योरिटी पे आना है। तो अगर से इन दिस केस हम 9 मिलियन के लोन को कवर करने के लिए 9 मिलियन के ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लेते, 9 मिलियन के लोन को कवर करने के लिए 9 मिलियन के ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते, तो तवज्जो कीजिएगा, आपको स्पॉट मार्केट में 9 मिलियन पे 1 महीने का लॉस आना था और यहाँ पे आपको 9 मिलियन पे 3 महीने का गेन आ जाना था। तो ये मिसमैच हो जाना था। अब इशू ये है कि हम मैच्योरिटी को तो एडजस्ट कर नहीं सकते, तो हम मैच्योरिटी एक्चुअल 1 महीने है तो वो 1 महीने रहेगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की स्टैंडर्ड 3 महीने वो 3 महीने रहेगी। तो हम करते क्या हैं, हम अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं। हमने 9 मिलियन को हैज करने के लिए 3 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, क्योंकि हमें पता है 9 मिलियन पे 1 मंथ की कॉस्ट 3 मिलियन पे 3 मंथ की कॉस्ट बराबर होते हैं। तो चूंकि हम मैच्योरिटी को एडजस्ट नहीं कर सकते और हमारा मकसद है स्पॉट मार्केट में जो एक्चुअल लोन पे गेन या लॉस आए, फ्यूचर मार्केट के गेन या लॉस से वो ऑफसेट हो, तो हम उसके लिए फिर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को एडजस्ट कर देते हैं इस फैक्टर से। ये फैक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मैच्योरिटी मिसमैच होती है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी कुछ और होती है और एक्चुअल मैच्योरिटी हमारी कुछ और होती है। उस डिफरेंस को हम फिर एडजस्ट करते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो 9 मिलियन को हैज करने के लिए हमने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में डीलिंग की। तो ये कंपोनेंट्स तो वही हैं जो हम करेंसी में भी डील करते आ रहे थे टोटल गेन या लॉस निकालने के लिए। मैच्योरिटी का एक हमें यहाँ पे कंपोनेंट एक फैक्टर ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारा जी एक बेसिक इलस्ट्रेशन हमारी फ्यूचर हेज की हमने यहाँ पे देखी, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज की हमने यहाँ पे देखी। अच्छा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 34 देखते हैं जी। ये थोड़ी सी ज़रा एलैबोरेटिव इलस्ट्रेशन है जिसमें हेज सेटअप होगा और उससे रिक्वायरमेंट है जी कैलकुलेट द कैश फ्लो दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस ऑन फ्यूचर। यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट और लॉस ऑन फ्यूचर मेजर करने को कहा गया जी। अ कंपनी इज गोइंग टू बोरो 2 million rupees in 2 months time for a period of 3 months. It fears that the current interest rate will rise from its current level of 5%. It is decided to use 500,000 3-month interest rate future to hedge the position. The current price is 94.90. In 2 months time, interest rates have risen to 7% and the futures price is 92.9. Calculate the cash flow that result from profit or loss on future. Gain और loss future का हमने बनाना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 34, हम हेज सेटअप पे हमारा पहले हम सेटअप की डिस्क्रिप्शन ज़रा लिख लें। हेज सेटअप हमारा क्या होने जा रहा है, हम लोन को हेज करने जा रहे हैं। चूँकि हमने लोन हेज करने हैं तो लोन हेज करने के लिए हमें सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज सेटअप करना है। प्राइस हमें गिवन है जी सेल की 94.90। डेट्स का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो मैच्योरिटी डेट्स और लोन की डेट, तो वो डेट्स का यहाँ पे हम स्टेप स्किप कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट्स हमें यहाँ पे बैल मेजर करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहाँ पे जी अमाउंट टू बी हेज्ड 2 मिलियन ओवर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू एक्चुअल मैच्योरिटी ओवर स्टैंडर्ड मैच्योरिटी। तो इट कम्स टू 4 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपका हेज सेटअप है। हमें गेन या लॉस निकालने को कहा गया है। तो गेन या लॉस के लिए हम कहेंगे जी सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हुआ है 94.90 पे, बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करके क्लोज करना है। प्राइस गिवन है 92.90। हमें गेन मिला है 2% का। इस गेन को टोटल प्रॉफिट कह लीजिए, या उसने गेन की वर्ड यूज़ किया है तो आप इसको प्रॉफिट कह लीजिए, गेन कह लीजिए, एक ही बात है। 2% का गेन है। 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 500,000 ईच विद अ स्टैंडर्ड मैच्योरिटी ऑफ 3/12। ये 3/12 की जो स्टैंडर्ड मैच्योरिटी है, ये कंपोनेंट ये हर कैलकुलेशन में आना ही आना है जनाब। ये 10,000 का हमें गेन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे।
हैज सेटअप होना, उस पर भी बात हमारी होगी। हैज क्लोज करके उसकी आउटकम मेजर करना, कैसे गेन मेजर किया जाता है वो भी मैंने एग्जांपल आपसे इलस्ट्रेट की। अब हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 35। फ्यूचर हैज पे एक मज़ीद एग्जांपल। रिक्वायरमेंट है इस्टेब्लिश फ्यूचर हैज, कैलकुलेट इट्स आउटकम एंड कंपनीज नेट इंटरेस्ट इनकम इफ इन 2 months काइबोर ड्रॉप्स बाय 0.7%। अच्छा जी, इस इलस्ट्रेशन में लगभग अब हमारी सारी वर्किंग जो है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की, जो एक आस्पेक्ट रह गया है वो भी रिवाइज हो जाएगा और कंप्लीट हमारा जो फ्यूचर की लर्निंग है शायद यहाँ पे हो जाएगी। इट इज़ मिड अप्रैल नाउ, अ कंपनी हैज़ प्लान टू डिपॉजिट ₹10 million। डिपॉजिट का केस है जी, 10 million in 2 months time for a period of 5 months। June interest rate futures are currently trading at 92.50%। जैसे मैंने कहा परसेंटेज साइन लगा हो या न लगा हो, दोनों तरह ये काम करता है। सो हमारी जी प्राइस है जी 92.50, कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 million है, करंट काइबोर इज 7% एंड कंपनी कैन डिपॉजिट एट काइबोर -0.5। अच्छा जी, अब हम हेज सेटअप की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 35। हमें बताया गया जी आज मिड अप्रैल है, तो आपको पता है हेज सेटअप हमेशा आज की तारीख में किया जाता है। हम सेटअप करेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज। हमें डिपॉजिट का हेज सेटअप करना है। डिपॉजिट का हेज सेटअप होता है जी आपका बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से। हमें डिपॉजिट एक्चुअली कब करना है? मिड अप्रैल से 2 महीने बाद, इसका मतलब मिड जून में आपने डिपॉजिट करना है। तो रेलेवेंट फ्यूचर कौन सा हुआ जी? जून। यहाँ पे गिवन ही जून है, लेकिन अगर सितंबर फ्यूचर का भी डाटा दिया जाता तो हमें जून फ्यूचर सेलेक्ट करना है। बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, जून सेटलमेंट डेट, और प्राइस उनकी हमें गिवन है जी 92.50। आखिरी वर्किंग आती है जी कॉन्ट्रैक्ट्स की। अमाउंट टू बी हेज्ड ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट की मैच्योरिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 months ओवर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो कि यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड 3 month मैच्योरिटी अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से निकलते हैं जी 16.67, राउंड ऑफ करेंगे आप इनको 17 कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ये आपका हेज सेटअप हो गया जी। इसके बाद आप हेज क्लोज आउट करेंगे। क्लोज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज एंड डिटरमिन गेन ऑब्लिक लॉस, ये सेकंड स्टेप। और ये कब किया जाता है? ये मिड जून में किया जाएगा। अच्छा जी, क्लोज करना है। आपने बाय करके सेटअप किया था, अब आपने सेल करके क्लोज करना है। सेल करके क्लोज करना है तो क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस गिवन ना हो तो हमने बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करते हुए जो हमने करेंसी में सीखे थे, एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। अच्छा जी, वर्किंग करेंगे हम एस्टिमेटिंग क्लोजिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस से मुराद मिड जून। हमारा जो जून फ्यूचर है जो हमने मिड अप्रैल में सेटअप किया, वो मिड जून में इसकी प्राइस कहाँ पे आएगी? अगर मैं आपको स्टेप्स वर्बली रिकॉल कराऊँ, स्टेप नंबर 1 था कैलकुलेट ओपनिंग बेसिस पॉइंट ऑन डेट ऑफ हेज सेटअप, दैट इज मिड अप्रैल। मिड अप्रैल को ओपनिंग बेसिस पॉइंट लीजिए।
स्टेप नंबर 2, अज्यूमिंग इवन अमोर्टाइजेशन, एस्टिमेट क्लोजिंग बेसिस पॉइंट। क्लोजिंग बेसिस पॉइंट आप लेते हो हेज क्लोज आउट डेट पे, मतलब मिड जून पे। मिड अप्रैल को आपके बेसिस कितने थे, मिड जून में वो बेसिस कितने रह गए। और तीसरा स्टेप होता है मिड जून का स्पॉट लीजिए और उसमें आउटस्टैंडिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस एडजस्ट कीजिए। अब यही 3 स्टेप्स हैं, इनको परफॉर्म हम अब करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, आप लेते हो मिड अप्रैल को फ्यूचर की प्राइस, इस केस में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है, और स्पॉट की प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है बेसिस। इस केस में हम उसको ओपनिंग बेसिस कह रहे हैं। तो मिड अप्रैल में जब आपने हेज सेटअप किया तो आपके जो फ्यूचर की प्राइस थी दैट वाज 92.50 परसेंटेज टर्म में मेंशन थी। अब तो जो कीजिएगा यहाँ पे मिड अप्रैल को आपका स्पॉट क्या है, स्पॉट से मुराद यहाँ पे लिया जाता है बेस रेट। बेस रेट आपका काइबोर, करंट काइबोर इज 7%। तो मिड अप्रैल में आपका बेस रेट इज 7%। लेकिन फ्यूचर में हमने क्या सीखा, फ्यूचर की प्राइस तो 100 माइनस आर से कोट की जाती है, तो स्पॉट जो है वो तो 7% आर है, इसको भी 100 माइनस आर से आप उसी टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो। आपका फ्यूचर 100 माइनस आर से 92.5 आ रहा है, तो स्पॉट को भी आप 100 माइनस आर की नोटेशन पे ले जाओगे। स्पॉट आपका काइबोर बेस रेट 100 माइनस बेस रेट, करंट बेस रेट आपने माइनस किया। यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड बेस रेट 30 जून का माइनस किया है क्योंकि ये जून फ्यूचर है। यहाँ पे आपने स्पॉट आज का बेस रेट माइनस किया तो 93 आया जनाब। यहाँ से आपके ओपनिंग बेसिस आए 0.50%। स्टेप नंबर 2, आउटस्टैंडिंग बेसिस। आउटस्टैंडिंग बेसिस आपके होते हैं जी ओपनिंग बेसिस डिवाइडेड विद टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस मल्टीप्लाइड विद द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बेसिस। टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस से मुराद होता है जी यहाँ से लेके यहाँ तक, हेज सेटअप से लेके फ्यूचर की सेटलमेंट डेट तक टोटल टाइम, दिस इज द टोटल लाइफ। तो वो है जी मिड अप्रैल से लेके मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना और अप्रैल का आधा महीना, इट इज़ 2.5। और रिमेनिंग लाइफ होती है, आप हेज क्लोज आउट कर रहे हो मिड जून में, तो मिड जून से लेके एंड जून तक रिमेनिंग लाइफ इज़ 0.5। तो जनाब यहाँ से आपके आउटस्टैंडिंग बेसिस आते हैं 0.10%। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। और फिर स्टेप नंबर 3 होता है आपका स्पॉट मिड जून का, क्या है 100 माइनस आर की ही टर्मिनोलॉजी में। तो हमें बताया गया है मिड जून में आपका जो काइबोर है वो 0.7% से नीचे आ गया, मतलब 7% पे पहले था, 0.7 नीचे आ गया, तो ये 6.3% पे आ गया। तो आपका जो स्पॉट रेट ऑन क्लोजिंग डेट हमारे लिए वो 6.3 है। तो 100 माइनस 6.30, ये जी हमारा स्पॉट रेट आ गया मिड जून का 93.70। इसमें आउटस्टैंडिंग बेसिस हमें एडजस्ट करने हैं, वो हैं जी 0.10। वही अंदाज कि भाई 0.10 ऐड करें या लेस करें, तो उसके लिए देख लो आपको ओपनिंग पोजीशन पे आपके फ्यूचर की वैल्यू कम है, स्पॉट ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आपकी फ्यूचर की वैल्यू यकीनन कम होगी स्पॉट से। आप यहाँ पे डिडक्ट करेंगे 93.60, ये आपकी क्लोजिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस आ गई। स्टेप्स ओपनिंग बेसिस 0.5, आउटस्टैंडिंग बेसिस 0.1 और क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आपने क्लोजिंग स्पॉट में आउटस्टैंडिंग बेसिस एडजस्ट किए। आउटस्टैंडिंग बेसिस आपको पता है ये प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, वो हमने क्या करना है वो हम देखते हैं यहाँ पे। जब भाई ओपनिंग पोजीशन जब ली थी हमने, वहाँ पे फ्यूचर की वैल्यू हाई थी या लो थी, जो बिहेवियर यहाँ पे प्रिवेल करता है वही बिहेवियर यहाँ पे प्रिवेल करेगा। क्योंकि ओपनिंग बेसिस जब हमने लिए वहाँ पे फ्यूचर की प्राइस हमें कम नज़र आ रही है, तो नेचुरली यहाँ पे क्लोजिंग पोजीशन पे भी
आपकी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से कम होगी, डिडक्शन चार्ज की जाएगी। ये क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस हमें मिल गई है जी 93.60। 93.60 ये प्राइस है जी, इसको आप ऊपर फीड करेंगे। 93.60 तो हम देख सकते हैं बाय किया, सेल किया, हमें गेन नज़र आ रहा है। क्लियरली ये 1.10% का गेन है। इसको टोटल गेन में कन्वर्ट करते हैं, which is percentage into number of contracts into contract size into contract maturity, 1.1%. It is rupees 46,750 ये गेन है जी। हैज सेटअप हुआ, हैज क्लोज करके उस पर गेन आ गया, और इसके बाद आपको पता है हम एक्चुअल डिपॉजिट करेंगे ऑन, या हम मिड जून में चल रहे हैं जी। मिड जून को एक्चुअल डिपॉजिट जब आप करने जाएंगे तो उस पर इंटरेस्ट इनकम कितनी आएगी हमें। हम जब जून में डिपॉजिट करने जाएंगे, काइबोर आ चुका है 6.3 पे, और कंपनी काइबोर माइनस 0.5, 5.8% पे डिपॉजिट करेगी। ठीक हो गया जी। तो हम डिपॉजिट करेंगे, काइबोर आया 7 से 0.7 ड्रॉप होके 6.3 पे, और कंपनी डिपॉजिट करती है काइबोर माइनस 0.5% पे, इट कम्स टू 5.8% पे। ठीक है जी। तो हम इंटरेस्ट इनकम अपनी कैलकुलेट करते हैं। हमने जो एक्चुअल डिपॉजिट करना है वो डिपॉजिट करना है हमने 10 मिलियन, डिपॉजिट करेंगे 5.8% पे, और ये डिपॉजिट होना है 5 मंथ्स का। ये एक्चुअल डिपॉजिट है, तो एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल इंटरेस्ट एंड एक्चुअल मैच्योरिटी, ये जी हमारी आती है वैल्यू 241,667। ये हमारी इंटरेस्ट इनकम है, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे, इनकम है तो इसमें हम गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ऐड करेंगे, विच इज़ 46,750। तो हमें यहाँ से मिलती है टोटल इंटरेस्ट इनकम। ये हमारी टोटल इंटरेस्ट इनकम है। एट टाइम एग्जामिनर हमसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी मांगता है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारा इस केस में हमने 288,417 कमाया 10 मिलियन के ऊपर, लेकिन ये इनकम कमाई है हमने 5 महीने में। तो 1 साल की इनकम कितनी होती है? 1 साल की इनकम के रेट्स तो सालाना होते हैं ना, तो इनकम को हमने प्रोरेट किया 1 साल पे, और उस सालाना प्रोरेटेड इनकम को टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दिया, तो हमें सालाना रेट मिल जाएगा। तो ये आपका जी 6.92% ये हमारा इफ़ेक्टिव रेट आ गया। अगर एग्ज़ामिनर हमसे इफ़ेक्टिव रेट मांगे, यहाँ पे तो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। कैलकुलेटेड आउटकम, हमारी रिक्वायरमेंट इधर ही कंप्लीट हो जाती है। हमारी आउटकम है हेज की, कि अगर हम इस तरह हेज करेंगे तो हमारी इनकम 288,417 आएगी। इफ़ेक्टिव रेट इज़ रिक्वायर्ड, तो हम सालाना रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज़ हाउ। हमने 288,417 जो इनकम है ये 5 मंथ्स की है, उसको प्रोरेट किया सालाना इनकम ओवर इन्वेस्टमेंट, तो ये 6.92% पर एनम हमारा रेट आ गया। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन आपका इस स्टेज पे? अच्छा जी, एक आखिरी इलस्ट्रेशन देखते हैं फ्यूचर हेज पे आज की। इसके बाद जैसे मैंने कहा हमारी फ्यूचर हेज पे डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगी, हम ऑप्शंस पे जो बात करेंगे वो भी बेसिकली ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स ही हैं, तो उसमें भी हर ऑप्शन के सवाल में इंटरेस्टेड फ्यूचर की वर्किंग सारी हमें करनी है। लेकिन एक्सक्लूसिव फ्यूचर की आज की आखिरी इलस्ट्रेशन 36। ये जी डाटा इसका पूरा हमारे पास। इलस्ट्रेट हाउ इट कैन हैज इट्स नेट रेवेन्यू यूजिंग 3 month June ₹1 million काइबोर फ्यूचर्स which are currently priced at 91.20. Assume that Kaibor rose by 2% by the time of rollover. ट्रांजैक्शन को समझते हैं ज़रा, थोड़ी सी ज़रा आप कह सकते हैं थोड़ी ट्विस्टेड या ट्रिकी ट्रांजैक्शन इसको आप कह सकते हैं। A bank has committed to extend a loan to its customers
of rupees 8 million to its customer of rupees 8 million for 6 months from 1st January to 30 June at the rate of 10%. बैंक ने अपने कस्टमर को 8 मिलियन का लोन गारंटी कर दिया है 1 जून से 30 जून तक 6 महीने के लिए 10% पे. The bank will finance this loan by a 6-month deposit at Kaibor, which has a repricing option from the start of April. Current Kaibor is 9% and the bank believes that interest rates are expected to rise. अब यहाँ पे देखिएगा ट्रांजैक्शन क्या है कि लोन बैंक ने जो देना है 6 महीने का लोन जो बैंक ने देना है 6 महीने का वो 10% पे लॉक है. उसको फंड कहाँ से कर रहा है बैंक? एक डिपॉजिट से. लेकिन डिपॉजिट में एक मसला है. डिपॉजिट में 3 महीने की तो इंटरेस्ट कॉस्ट लॉक है 9%, लेकिन 3 महीने बाद स्टार्ट ऑफ अप्रैल से उसकी रीप्राइसिंग ड्यू है. फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट है और बैंक को डर है कि 1 अप्रैल को मेरी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कॉस्ट कहीं बढ़ ना जाए. बैंकों का बिजनेस यू ऑल शुड नो. इनकम उसने 11% पे लॉक 10% पे लॉक कर ली हुई है. कॉस्ट में पहले 3 महीने 9% पे लॉक है, मतलब पहले 3 महीने में तो उसको 9% कॉस्ट डिपॉजिट पे 10% इनकम 1% नेट प्रॉफिट बच गया. अगले 3 महीने में यहां पे तो इनकम तो 10% ही आने वाली है. कॉस्ट पे उसको डर है कि 1 अप्रैल से इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए. तो उसी के लिए हमें कहा गया है कि जून फ्यूचर को यूज करते हुए हेज कीजिए. जून फ्यूचर जो 3 मंथ मैच्योरिटी का है 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइज का वो 91.20 पे करंटली ट्रेड हो रहा है. और 1 अप्रैल को फिर वो कहता है वाकई ही कायबोर 2% से बढ़ गया. डिपॉजिट आपको 2% महंगा, मतलब 9 की जगह फिर 11 पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो हमें बहरहाल कहा है जी बताइए नेट रेवेन्यू कैसे बैंक अपना यहाँ पे हेज करे. अच्छा जी, हेज सेटअप की तरफ चलते हैं. तो हेज सेटअप सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन हमें जो ओपन की जा रही है ये शेयर की जा रही है 1 जून को. रिस्क क्या है? तवज्जो से रिस्क को समझिए. अभी आप बैंक के शूज़ में गए हैं और डिपॉजिट और लोन की टर्म्स यहाँ पे उलट जाती हैं. आपको हेज करना है डिपॉजिट को, आपको हेज करना है डिपॉजिट को. डिपॉजिट आपका कितना जी? 8 मिलियन का. और हेजिंग पीरियड क्या है? स्टार्ट अप्रैल से. जिस पीरियड पे आपको डिपॉजिट की कॉस्ट पे रिस्क है स्टार्ट अप्रैल से एंड जून. ये आपका रिस्क मैंने यहां पे आइडेंटिफाई किया कि आपको डिपॉजिट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपॉजिट को हेज करने हैं 8 मिलियन के डिपॉजिट को स्टार्ट अप्रैल से लेके एंड जून तक 3 महीने के लिए. क्योंकि पहले 3 महीने का डिपॉजिट के आपकी कॉस्ट लॉक है 9%. अप्रैल स्टार्ट से ऑनवर्ड ही रिस्क है आपको. सबसे पहले आपको सेटअप करना है जी हेज. सेटअप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज, बाय और सेल. अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा. वैसे तो हमने पढ़ा था जी आपने डिपॉजिट को हेज करना है. डिपॉजिट को हेज करने के लिए आप बाय फ्यूचर से हेज सेटअप करते हो, बट वो डिपॉजिट था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये डिपॉजिट है बैंक का. बैंक का डिपॉजिट फाइनेंस रेज करना होता है, कंपनी का डिपॉजिट फाइनेंस इन्वेस्ट करना होता है. तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट को हेज करना है तो बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज होता है. फाइनेंस की रेज करने को हेज करना है तो सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज होता है. तो यहाँ पे बैंक का डिपॉजिट का मतलब फाइनेंस रेज करना है, तो ये तो सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज होगा. कौन से फ्यूचर? जून के फ्यूचर. क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट अप्रैल पे आपकी प्राइसिंग रीप्राइसिंग होनी है, तो आपको 1 अप्रैल को नया रेट एलोकेट होना है, इंटरेस्ट रेट एलोकेट होना है, तो आपको उससे अगली मैच्योरिटी डेट जून की मिलती है. और प्राइस इसकी आपको गिवन है रिक्वायरमेंट में 91.20. लास्ट स्टेप हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स का आता है. इट इज अमाउंट टू बी हेज्ड ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू मैच्योरिटी. जिस पीरियड के लिए आपको हेजिंग करनी है, तो हेजिंग तो आपको 3 मंथ्स की करनी है ना, और स्टैंडर्ड मैच्योरिटी भी 3 मंथ्स की है. यहाँ पे फिर तवज्जो से
आपको 6 मंथ्स की हैजिंग नहीं करनी, पहले 3 महीने की इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी लॉक है 9% पे। आपको रिस्क ही 1 अप्रैल की रिप्राइसिंग का है। 1 अप्रैल से 30 जून तक आपकी जो पीरियड है 3 मंथ्स का, उस पर आपको इशू है। तो यहाँ पे आपके जी 8 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। ये हैज सेटअप हो गया जी। इसके बाद आप जाएंगे स्टार्ट अप्रैल में, जहाँ पे आपको गेन और लॉस लेना है सबसे पहले ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैज क्लोज आउट। आपने सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हैज सेटअप किया हुआ, आपने बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हैज क्लोज करना है। प्राइस क्या है? नॉट नोन, वर्किंग विल बी रिक्वायर्ड। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस सेम वर्किंग जो हमने पिछली इलस्ट्रेशन में की थी, दोबारा वो वर्किंग यहाँ पे में करनी है जी। स्टेप नंबर 1, आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस लो, जून इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस लो और स्पॉट लो। इनको हम कंपेयर करेंगे ओपनिंग बेसिस लेने के लिए। जून इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस आपकी है जी 91.20 और स्पॉट 100 माइनस आर, आर यहाँ पे करंट काइबोर 9%, करंट काइबोर 9%, तो इट इज़ 91.00, ओपनिंग बेसिस 0.20। नेक्स्ट स्टेप, आउटस्टैंडिंग बेसिस। आउटस्टैंडिंग बेसिस होते हैं ये आपका ओपनिंग बेसिस डिवाइड विद टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस। टोटल लाइफ आपने हैज कब सेटअप किया? 1 जनवरी को, और हैज की मैच्योरिटी क्या है? जून, तो टोटल लाइफ आपकी 6 मंथ्स है। रिमेनिंग लाइफ जब हैज क्लोज कर रहे हो तब 1 अप्रैल आ चुकी है। 1 अप्रैल से एंड अप्रैल कितने महीने रह गए? 3 मंथ्स। तो आपकी आउटस्टैंडिंग बेसिस यहाँ पे आएगी 0.10%। स्टेप नंबर 3, आप लोगे स्पॉट ऑन 1 अप्रैल। 100 माइनस आर की ही टर्मिनोलॉजी में आर चला गया है 1 अप्रैल को रोज बाय 2%, 2% से बढ़ गया, मतलब 9 जमा 2 11% पे चला गया। तो 100 माइनस 11 इट इज़ 89.00। इसमें अब आउटस्टैंडिंग बेसिस हमने एडजस्ट करने हैं। आउटस्टैंडिंग बेसिस आपको कहा हुआ है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस है या माइनस है कैसे पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा जनाब यहाँ से। आप देखिए यहाँ पे आपके फ्यूचर की वैल्यू ज़्यादा है, फ्यूचर की वैल्यू इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आपकी 89.10। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, वही स्टेप्स जो हमने करेंसी में फॉलो किए थे उन्हीं को लेकर चले। फ़र्क सिर्फ क्या है कि ये 100 माइनस आर, स्पॉट को आपको 100 माइनस आर के थ्रू मेंशन करना पड़ता है। 89.10 जनाब। हमें गेन हुआ जी, सेल बाय में 2.10% का गेन है। इसको हम टोटल गेन में कन्वर्ट करें। 2.10% इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, 8 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रुपीज़ 1 मिलियन ईच, 3/12 स्टैंडर्ड मेच्योरिटी है। 42,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे गेन हुआ जी। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस क्या बनेगी। अब वैसे तो यहाँ पे हमने जो हैज किया वो तो लास्ट 3 मंथ्स का डिपॉजिट है, लेकिन मैं इस पूरी ट्रांजैक्शन का पीएनएल बनाता हूँ। टोटल हम पीएनएल कैलकुलेट करते हैं ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का टोटल पीएनएल जो बनता है हमारी इनकम ऑन लोन लॉक है 8 मिलियन पे 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये लॉक है जी हमारी। ये बनती है जी ₹400,000। फिर हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन डिपॉजिट लॉक नहीं है,
पहले 3 महीने कुछ और है, 8 मिलियन पे 9% इंटू 3/12 है, प्लस रिमेनिंग 3 मंथ्स 2% इंटरेस्ट बढ़ने से 11% पे चलेगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ का सम करें, इट आल्सो कम्स टू 400,000। लेकिन हमारी इस ट्रांजैक्शन में एक आइटम और ऐड होगी है, और वो है जी हमारी गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर विच इज़ 42,000। एज अ रिज़ल्ट हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस होल ट्रांजैक्शन इज़ 42,000। अब जरा समझिए इसको, अगर हमने ये हेज ना किया होता, हेज ये हमने ना बनाया होता, तो पहले 3 महीने हमें 1% का मुनाफा था, अगले 3 महीने हमें 1% का लॉस था, हमारी टोटल इनकम टोटल कॉस्ट से ऑफसेट हो जानी थी। हेज का फ़ायदा क्या हुआ कि हमने नेट में 42,000 का गेन कमा लिया इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे। अगर हम हेज ना करते तो नफ़ा नुकसान हमारा बराबर होकर हम ज़ीरो पे यहाँ से हमारी जान छूटती। लेकिन हेज बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि हमें हमारे डिपॉजिट पे 42,000 का नेट ओवरऑल दिस ट्रांजैक्शन पे 42,000 का हमें गेन मिल गया। ये जी करेंसी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज का कंप्लीट मैकेनिज्म, इसमें एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस भी आ गई। अब चूंकि ये इंटरेस्ट रेट है तो इसमें रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला सिचुएशन अराइज नहीं होता, जैसे करेंसी में कॉम्प्लिकेशन थी वो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे अराइज नहीं होती। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का मैकेनिज्म हमने सीखा, डिफरेंट एग्जाम्पल से हमने की वर्किंग्स की कैलकुलेशंस भी देख ली, की एक जो कैलकुलेशन होती है एस्टिमेटिंग क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस उसको भी हमने देखा। आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे जब जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस पे जब जाएंगे तो वहाँ पे भी जिक्र फ्यूचर का ही आना है। तो जो भी हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का ऑप्शन का सवाल करेंगे, ऑप्शंस का जो सवाल करेंगे उसमें फ्यूचर की वर्किंग ऑटोमेटिकली आनी ही आनी है, क्योंकि ऑप्शंस पे इंडिपेंडेंटली हम कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। जो भी ऑप्शंस का क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट रेट में उसमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इन्वॉल्व होगा ही, उसमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का भी हेज इस्तेमाल करने को कहा जाएगा। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उसमें ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पर बात कर रहे होंगे, और जिसमें हमारी साथ साथ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की भी रिविजन्स होती जाएगी। एनी क्वेश्चन जी, कोई सवाल यहाँ पे? आप अपने माइक्स में ऑन करना चाहें तो माइक्स ऑन करके कोई सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। करेंसी फ्यूचर्स में जब हम क्लोजिंग प्राइस ले रहते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ले रहते हैं कि ओवरऑल जो हमारा रिस्क है वो क्या है, लेकिन हम उसको नहीं कंसीडर करते कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल है या बाय है। क्या रीजन है? बेसिकली वहाँ पे बाइंग सेलिंग दो प्राइसेस होती नहीं है, जिस तरह करेंसी स्पॉट में या आपकी फॉरवर्ड में बाय सेल दो रेट्स होते हैं, फ्यूचर्स में दो रेट्स होते ही नहीं है। फ्यूचर में एक ही प्राइस गिवन होती है, उसी प्राइस पे आप बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी प्राइस पे आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वो एक तरह की मिड प्राइस आपकी गिवन होती है, और चूंकि एक्चुअली वो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं होते, उसने तो आपके गेन और लॉस को बेसिकली जो स्पॉट मार्केट की मूवमेंट है वो डिफरेंस उसने देना होता है, तो वो डिफरेंस हमें मिड रेट पे ही मिल जाता है। तो यही काम जो हमने करेंसी में था कि वहाँ पे एक ही प्राइस गिवन होती है, उसी पे आप बाय कर सकते हैं, उसी पे आप सेल भी कर सकते हैं। वही काम हमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में भी नज़र आता है कि यहाँ पे भी हमें लोन है या डिपॉजिट है, बाय करना या सेल करना, एक ही प्राइस अवेलेबल होती है। और जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में, वो अगर हमारा वेरिएबल रेट होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा? बेटा मैंने कहा ना कि ये हमारे शॉर्ट टर्म जो लोन्स हैं उनको कवर करने के लिए होते हैं, शॉर्ट 3 मंथ 6 मंथ लोन, और जो वेरिएबल रेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स पे आपको मिलते ही नहीं है। वेरिएबल रेट तो होते ही सालों 5 साल 10 साल का जो लोन होता है उस पर वेरिएबल रेट आपको मिलता है, जिसमें 6 मंथली या एनुअल रिन्यू आ रहा होता है। तो बहरहाल इसमें हम चूँकि शॉर्ट टर्म लोन से डील कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स से की हेजिंग के लिए एफआरए यूज़ किया जाता है। हर शॉर्ट टर्म लोन आपको फिक्स्ड रेट पे ही मिलते हैं। फ्लोटिंग रेट लोन्स को फ्लोटिंग रेट पे आपको एफआरए नहीं मिलता। एफआरए अगर मिलेगा तो आपको फिक्स्ड रेट के अगेंस्ट मिलेगा कि आपने
और यूजुअली इसको आगे हम शायद हमें के सामने को पास पेपर क्वेश्चन हमें को नज़र आ जाएगा, उस पर हम मज़ीद इसको एलैबोरेट कर लेंगे। बट फॉर द टाइमिंग अपनी आसानी के लिए आप यही समझिए कि आपको फिक्स्ड रेट लोन्स के अगेंस्ट ही FRA मिलते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? आप अगर करेंसी से एरिया से भी कोई क्वेश्चन करना चाहें, कि वहाँ भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन कोई ऐसा हो नहीं पाया, तो अगर वहाँ से भी आपकी क्वेरी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए, आज के लिए इतना ही। आप अपनी करेंसी के एरिया की भी क्वेरीज अपनी बेशक अलाइन कर लीजिएगा। कल हम जिस तरह अपनी रेगुलर क्लास के एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंसी के एरिया से भी रख लेंगे। तो आप आज के लिए इतना ही। ये जितना हमने फ्यूचर की वर्किंग आज की है इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह इस तरह हम अपने टाइम पे वही अराउंड लगभग मगरिब के नमाज के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। और फिर कल हम शायद मेरे ख्याल में मेरे पास एजेंडे में कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उसमें कुछ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन मैंने ACC के अपने एजेंडे में रखे हैं, और शायद 1 या 2 सवाल हम ICAP का भी टच करेंगे, करेंसी और जिसमें इंटरेस्ट रेट शामिल होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, आज के इतना ही। बाकी कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।